हेलो बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स का एक बहुत बेसिक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है परमाणु भौतिकी या एटॉमिक फिजिक्स। फिजिक्स की ऐसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग परमाणु के बारे में और परमाणु प्रतिरूपों के बारे में बात करते हैं। इससे जुड़ी बातों का हम आगे अध्ययन करते हैं। इस पार्ट को हम लोग 4 टॉपिकों में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो होगा विभिन्न परमाणु प्रतिरूप, जिसके अंतर्गत हम लोग ये पढ़ेंगे कि किन किन वैज्ञानिकों ने क्रमबद्ध तरीके से किस तरीके से परमाणु के बारे में बताना शुरू किया, उसके फील्ड में ग्रोथ होती रही, कितना टाइम तक ही सिस्टम चलता रहा और आज सबसे अच्छा मॉडल कौन सा है। जब मॉडल पढ़ लिए जाएंगे तो हम लोग साथ साथ में हर सिद्धांत में रह गई कुछ कमियों के बारे में बात करेंगे। उन कमियों को आगे वाले साइंटिस्टों ने कैसे ख़त्म किया, कम किया, उसके बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग ये देखेंगे कि आयनन विभव, उत्तेजन विभव, आयनन ऊर्जा, उत्तेजन ऊर्जा क्या होती है, दूसरा टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का हमारा। इस चैप्टर में तीसरा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम इस चैप्टर में श्रेणियाँ कितने प्रकार की होती है, उनकी मैक्सिमम लैम्डा, मिनिमम लैम्डा, या तो पॉसिबल तो टाइम लगेगा हमें। चैप्टर देखा जाए तो बहुत जाना पहचाना लगता है, लेकिन इतना है नहीं। इस चैप्टर में जब पढ़ा जाता है तो इसकी जब डेप्थ नापते हैं तो हम उतरते रहते हैं इस चैप्टर के अंदर। और लास्ट में जब ये तीनों टॉपिक हो जाते हैं तो हम लोग बात करेंगे डी ब्रोगली का एक सूत्र है, लैम्डा इक्वल टू एच फंक्शन, लैम्डा इक्वल टू ऐसे भाई ये संवेग है, लैम्स में पढ़ा हमने संवेग, मोमेंटम एमपी, और लैम्डा तरंग दैर्ध्य है कि वेव जब ये चक्कर पूरा कर लेती है उसकी यहाँ से यहाँ की जो लेंथ है ना, लैम्डा, उसको तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के, इस फॉर्मूले को लेकर के हम लोग बोर की एक दूसरी अभिग्रहिता थी, इसको बोलते हैं कोणीय संवेग क्वांटीकरण की अवधारणा, उसके बारे में बात करें। तो इन सब चीज़ों को हम एक बार बोर्ड पे लिख लेते हैं, हमको याद रहे। इस चैप्टर में 4 टॉपिक कौन से बड़े मोटे रूप से पढ़ने हैं और हम उसके बाद उसके बारे में बात करनी शुरू करेंगे। तो एक बार शुरू करके पढ़ रहे हैं एटॉमिक फिजिक्स। इसको हम लोग परमाणु भौतिकी कहते हैं। चैप्टर को अपन 4 पॉइंटों में बांट लेते हैं। धीरे धीरे उन पॉइंटों को बढ़ते रहेंगे, चैप्टर आगे बढ़ता रहेगा। सबसे पहला पॉइंट हमारा जो रहेगा वो होगा विभिन्न परमाणुीय प्रतिरूप कौन से हैं। प्रतिरूप मतलब होता है मॉडल, कौन कौन से मॉडल्स आए, प्रतिरूप आए और किस वे में, इस क्रम में हम इनको पढ़ने वाले हैं। पहला डॉल्टन का मॉडल है, सुना हो। उसके बाद में थॉमसन है, थॉमसन के साथ हम एक और साइंटिस्ट पढ़ने वाले हैं इसके साथ ही, गोल्डस्मिथ। उसके बाद हम लोग रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे। रदरफोर्ड के बाद हम लोग पढ़ेंगे बोर का परमाणु, बोर बोलेंगे, बोहर बोलेंगे का परमाणु प्रतिरूप पढ़ने वाले हैं। जब ये हो जाएगी सारी चीजें तो हम लोग थोड़ी सी बात जेम्स चैडविक के बारे में भी पढ़ेंगे। दूसरा जो चैप्टर का पार्ट होता है वो होता है हमारा आयनन विभव, आयनिफिकेशन, आयनन ऊर्जा, आयनिफिकेशन एनर्जी,
उत्तेजन विभव P एक्साइटिंग वोल्टेज और उत्तेजन ऊर्जा E एक्साइटिंग। बच्चों इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट रहेगा, तीसरा पॉइंट रहेगा, वो पॉइंट होगा विभिन्न स्पेक्ट्रम में श्रेणियों के बारे में। ये 5 तरह की होती है, आपको पता है, सुना है आपने? लाइमन, दूसरी होगी बामर, तीसरी होगी पाश्चन, चौथी होगी ब्रैकेट, 5 में होगी फुल। 5 श्रेणियों के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें चौथा पॉइंट जो हमारा रहेगा थ्योरी का, चौथा पॉइंट जो रहेगा वो हमारा रहेगा कि डी ब्रोगली, बड़े साइंटिस्ट थे, क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत इनसे ही करनी पड़ती है। डी ब्रोगली सूत्र जो मैंने भी आपको लिखे हुआ है, लैम्डा इक्वल टू h बाई p या h अपॉन p को हम भी लिखते हैं, की सहायता से बोर की दूसरी अभिग्रहिता पोस्टुलेट का सत्यापन करेंगे। मतलब इतनी सब चीजें हो जाती है तो हमको इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना पड़ता है। इस तरीके से चैप्टर को आगे से आगे पढ़ते रहेंगे। पहले एक बार देख लेते हैं वापस इस चैप्टर के अंदर हम लोग विभिन्न परमाणु प्रतिरूपों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कौन सा? डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर, इनके मॉडल तो इन्हीं के थे। मॉडल हम लोग थॉमसन का बारे में बात करेंगे, रदरफोर्ड के बारे में, बोर और थॉमसन के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग आयनन विभव, आयनन ऊर्जा, उत्तेजन विभव, उत्तेजन ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। विभिन्न स्पेक्ट्रम में श्रेणियों के बारे में बात करेंगे जो 5 तरह की होती है। और डी ब्रोगली का ये जो सूत्र है, इस सूत्र से हम इस बोर की 3 अभिग्रहिताएं थी, पहली, दूसरी, तीसरी, ये अभिग्रहिताएं थी। पोस्टुलेट्स बोलते हैं इनको, कथन इनके जो स्टेटमेंट थे उनके बारे में। इस सेकंड अभिग्रहिता को हम लोग प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ डी ब्रोगली प्रॉब्लम। इस तरीके से हमको इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ना है। मैं आपको छोटी छोटी बातें एक बार पहले बता देता हूँ। ये साइंटिस्ट जो थे ना, इनका पूरा नाम जॉन डाल्टन था। थॉमसन का जो पूरा नाम था वो था सर जोसेफ जॉन थॉमसन। सर की इनको उपाधि दे रखी गई थी। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे थॉमसन। और गोल्डस्टीन तो गोल्डस्टीन है, गोल्डस्टीन। रदरफोर्ड जो थे ना, उनका पूरा नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। बोर का पूरा नाम भी काफी बड़ा था। बोर का पूरा नाम था नील्स हेनरिक डेविड बोर। उनका पूरा नाम ये था। जेम्स चैडविक तो नहीं। ये जो साइंटिस्ट थे सबसे पहले 1803 के अंदर अपना मॉडल लेकर के आते हैं। इस समय इनकी एज जो थी ना वो थी 37 साल की।
ये 40 साल के हुए नहीं थे तब अपना ये मॉडल लेके आए थे। और ये साल देखो आप, ये वो साल था जब साइंस को इतना ज़्यादा माना नहीं जाता था। लोग साइंटिस्टों की बातों को समझने की कोशिश भी नहीं करते थे, सुनते भी नहीं थे। न इनके पास इतनी सुविधाएं थी, लेबोरेटरियाँ थी, न इंस्ट्रूमेंट थे। उस समय अपनी बात कहने वाले साइंटिस्ट थे। तो परमाणु की खोज इन्होंने की है, ऐसा माना जाता है कि परमाणु की खोज इन्हीं तो परमाणु की खोज की है। परमाणु की खोज क्या की, मैं कहता हूँ इन्होंने दुनिया को उस छोटे से पार्टिकल के बारे में बताया जो पूरे सृष्टि का निर्माण का स्रोत है, जिससे दुनिया की हर वस्तु बनी है, पूरी सृष्टि बनी हुई है। ब्रह्मांड की हर वस्तु को परमाणु से बना हुआ मानते हैं आज भी। परमाणु के बारे में सोचने की जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले डाल्टन ने करवाई थी, ऐसा कहा जाता है। इसके बारे में कुछ और बातें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। 1803 के अंदर डाल्टन आए, अभी बात की क्या बात की इसके बारे में सिस्टमेटिक बात कर लेंगे। थॉमसन की बात करते हैं। थॉमसन अपना मॉडल लेके आए और ये लगभग मॉडल चला था 84 सालों तक। 84 सालों के बाद ये मॉडल आया थॉमसन का, और थॉमसन का मॉडल जो था ना वो आया था 1887 के अंदर। थॉमसन उस समय 40 साल के थे, उनकी एज कितनी थी, 40 साल की। वो अपना मॉडल लेकर के आए। ये मॉडल हालांकि फेल हो गया था, लेकिन इस मॉडल के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक उसी समय, उसी साल पैरेलल एक और मॉडल चल रहा था, गोल्डस्टीन का मॉडल। ये दोनों जिस प्रैक्टिकल पे काम कर रहे थे ना, वो प्रैक्टिकल भी सेम था। वो विसर्जन नलिका पे काम कर रहे थे। इस पर विसर्जन नलिका दिख रहा है आपको? ये मैं इसको लिख देता हूँ ब्लैक पेन से। दोनों विसर्जन नलिका पे काम कर रहे थे, और उन्होंने साथ साथ में इलेक्ट्रॉन की खोज यहाँ हुई और यहाँ पे प्रोटॉन की खोज हुई। खोजें हमारे कोर्स में है नहीं, बाकी कैथोड किरणें यहाँ बनाई गई थी, एनोड किरणें यहाँ बनाई गई थी। तो एक विसर्जन नलिका में सारा काम हुआ था, उसके बारे में बात हुई थी। जब ये काम हुआ तो 24 साल में काम होने के बाद रदरफोर्ड फिर अपना एक मॉडल देते हैं। ये है 1911 की बात। ये जो मॉडल दे रहे हैं ना, ये रदरफोर्ड जो है वो अपना मॉडल लगभग 40 साल के थे। ये भी उनकी एज भी 40 साल की थी जब उन्होंने अपना मॉडल दिया था। अपना मॉडल देते हैं और ये नाभिक की खोज करते हैं। इसकी नाभिक की खोज करते हैं। उन्होंने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग दिया था। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग दिया। दोनों ने छोटे डेरिवेशन भी थे, वो भी बताए थे, उनके बारे में बात करने वाले हैं लोग यहाँ पे। उसके 10 साल के बाद बोर है, 10 साल बाद बोर है, और बोर ने अपना परमाणु शुरू किया 1922 के अंदर। जब बोर ने अपना मॉडल दिया था ना, तो वो भी 37 साल की, उनकी एज कितनी थी, 37 साल की थी। इतनी कम उम्र में इन्होंने अपना मॉडल दिया, और ये आज सबसे प्रचलित मॉडल है, सबसे प्रचलित सफलता मॉडल है। इस मॉडल का एक नाम और है, सोलर सिस्टम। इसका नाम और था, वो लिख दिया हमने वहाँ पर।
बोर का मॉडल था, सबसे प्रचलित मॉडल है, सफलतम मॉडल है। और इसके बारे में बहुत तरह की बातें पढ़ने वाले हैं हम लोग। त्रिज्या निकालेंगे, परमाणु के केंद्रीय भाग में नाभिक होगा, इलेक्ट्रॉन की बातें करेंगे, और ये एनवी का कक्षा मानेंगे। तो एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने त्रिज्या के पथ में घूम रहा है, कितने वेग से घूम रहा है, तो हम Rn निकालेंगे, Vn निकालेंगे। यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा कितनी है, यहाँ इनकी टोटल एनर्जी कितनी है, इनके बारे में बात करेंगे और बहुत सारी बातें करने वाले हैं। काफी लंबा टॉपिक है। इसके बाद जेम्स चैडविक है, और ये 10 साल बाद की बात, 1932 की बात। चैडविक भी जो थे, ये भी लगभग एज है, तो 30-40 की एज के बीच में मॉडल हुए, और इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज की, तो डिस्कवरी क्षेत्र में न्यूट्रॉन की बात की जाती है, चैडविक का नाम आता है। इस तरीके से इन साइंटिस्टों ने अपने अलग अलग मॉडल लिए। सबसे खास बात, इन सब में कॉमन चीज बताता हूँ आपको। देखो, डॉल्टन जो थे ना, वो यूके, तो ब्रिटिश साइंटिस्ट, यूके के साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे। ये लोग भी यूके के ही थे, ब्रिटिश। रदरफोर्ड जो थे वो जन्मे तो थे, हाँ ये भी यूके के ही थे। रदरफोर्ड जो थे ना, ये भी यूके में अपनी रिसर्च की थी, उन्होंने रिसर्च की यूके में। ये भी ब्रिटिश साइंटिस्ट थी पहले। इनकी बर्थ जो थी ना, वो न्यूजीलैंड की थी, जन्मे जो न्यूजीलैंड में थे, लेकिन काम रिसर्च जो की उन्होंने यूके में, ब्रिटिश में की थी। ब्रिटिश साइंटिस्ट बने थे। ये अंग्रेजों के सब ग्रुप हैं सारे के सारे। ये बोर जो थे ना, ये जो थे ये डेनमार्क के साइंटिस्ट थे। फिर वापस चैडविक आ गए, ये फिर यूके के साइंटिस्ट थे। इस साइंटिस्टों की बात करें, सारे के सारे, लगभग सारे साइंटिस्ट थे वो यूके या इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, सारे ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। सारे साइंटिस्टों की जो एज जो थी वो भी लगभग समान थी, 30-40 के बीच की एज में सबने अपने मॉडल दे दिए। ये सारे लोग अपनी सारी उम्र, अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी एज का जो पार्ट था वो इस रिसर्च को लेके चले गए। वो एक क्रमबद्ध तरीके से परमाणु के बारे में चलते रहे, बताते रहे, उसके अंदर तक। सबसे पहले परमाणु की खोज, इलेक्ट्रॉन आ गए, प्रोटॉन आ गए, नाभिक आ गए, और ये सब बातें हो गई तब न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा। पहले ही कह दिया था कि नाभिक के अंदर, हालांकि अभी तक तो प्रोटॉन के बारे में बताया गया, प्रोटॉन के बारे में पता चला था उस समय पर, लेकिन रदरफोर्ड ने पहले ही कह दिया था कि कोई ना कोई एक होता है अंदर जो कि परमाणु के भार को बैलेंस करता है। परमाणु का सारा भार उसके केंद्र पे होता है, अपन जानते हैं, और सारा जो भार केंद्र पर है वो प्रोटोनों से तो मैनेज नहीं हो रहा था। प्रोटोनों के द्रव्यमान के निकालने के बाद भी द्रव्यमान कुछ और भी था उसके अंदर। तो रदरफोर्ड ने बहुत टाइम पहले, आप देखिए टाइम देखिए, रदरफोर्ड 11 और 32, लगभग 20 साल पहले, 22 साल पहले ये अपनी बात कह जा रहे हैं। वो कह जा रहे हैं भाई मॉडल हम जो दे रहे हैं उसमें कोई पार्टिकल नाभिक के अंदर और भी है जो अभी तक इन्वेंट नहीं हुआ, डिस्कवर नहीं हुआ,
लेकिन वो होगा कभी ना कभी, आने वाले टाइम में होगा। तो वास्तव में हुआ भी था। चैडविक ने इसको 1932 के अंदर डिस्क्राइब किया, समझाया, अपने प्रयोग में बताया। वो बातें आज रदरफोर्ड की सही हुई। एक बात और, ये जो रदरफोर्ड थे ना, ये थॉमसन के ही स्टूडेंट थे। थॉमसन के स्टूडेंट हैं ये। थॉमसन के स्टूडेंट थे और बहुत रिच पर्सन थे। ये बहुत सारी कंपनीज चला रहे थे साथ साथ में, रिसर्च के साथ साथ में। इनके पास रिसर्च की एक बहुत बड़ी टीम थी, बहुत अच्छी अच्छी लैबें थी। जो रदरफोर्ड का प्रयोग था ना, अल्फा प्रकरण प्रयोग, ये बहुत महंगा प्रयोग था। ये हर किसी के लिए अफोर्डेबल चीज़ नहीं थी। ये बहुत रिच पर्सन माने जाते थे अपने टाइम के। ये रेडियो एक्टिविटी के बारे में रिसर्च कर रहे थे और बहुत पैसा भी कमा रहे थे इस फील्ड के अंदर। बहुत जमे हुए साइंटिस्ट थे, मंझे हुए सब धारे के साथ। एक सब के बारे में एक बात और बता दूं, नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज, आप यहीं पे लिख लें, थॉमसन नोबेल प्राइज लिखे गए फिजिक्स के लिए, रदरफोर्ड नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में ले गए, बोर नोबेल प्राइज फिजिक्स में, और चैडविक भी नोबेल प्राइज में फिजिक्स में। ये इनके लिए लिखा गया है, ये इनके लिए, ये इनके लिए और ये इनके लिए। अब आप देखें, बहुत बड़ी साइंटिस्टों की टीम। इनके अलावा कितने साइंटिस्ट इसके अंदर लिखे नहीं गए। मैं आपको बताऊं, इसके अंदर बहुत मोटे रूप से 3 साइंटिस्ट और काम कर रहे थे जो कि इतने फेमस नहीं है इस फील्ड में। इसी फील्ड में रदरफोर्ड के साथ यहाँ पे माइकल फैराडे इसी प्रैक्टिकल को कर रहे थे, लेकिन वो इतने सामने आ नहीं पाए अपने मॉडल को लेकर के टाइम पर। जब तक ये बाजी मार गए थे, वो तो ना रिच पर्सन थे वो। दूसरी बात, जब ये बात हुई थी 2 और 84 सालों के बीच का जो गैप है, यहाँ पे इससे लगभग 10 साल पहले, 1873 के अंदर, लगभग 15 साल पहले, 73 के अंदर यहाँ पर मैक्सवेल एक बहुत बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं उस टाइम के। आज भी मैक्सवेल की थ्योरी बहुत फेमस है। मैक्सवेल और बोल्ट्जमान इस दौरान आए थे बीच में। मैं लिखूँ एक बार इसको, तो बात हो जाएगी। तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमान, ये इस बीच अणुगति के सिद्धांत देते हैं।